नमस्कार, जोहार, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों का 5 जुलाई को यानी फ्रेंड्स 5 जुलाई 2022 को आप लोग का साइंस जो कि सबसे लास्ट पेपर होने वाला है, साइंस का पेपर होगा, वो भी पूरे 40 मार्क्स का, वो भी सेकेंड टर्मिनल का। तो रिटन पेपर होगा 40 मार्क्स का फ्रेंड्स। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 में आप लोग के लिए इस चैनल में अपलोड कर चुका था और जिससे क्वेश्चन देखा जा रहा था। तो चलिए मैं आज अभी आप लोग के सामने सेट नंबर 3 लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे मोटिवेशनल कोट्स क्या है पढ़ लीजिए आप लोग। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको कामयाबी या मुझे कामयाबी मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। इसलिए फ्रेंड्स अभी भी समय है, कहते हैं फ्रेंड्स अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये दो मोटिवेशनल कोट के साथ मैं आप लोग का सेट नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, सेट नंबर 3 है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मैं कुछ आंसर और लेके आया हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ, सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेट नंबर 3 लेके आया हूँ, इसमें आंसर भी फ्रेंड्स काफ़ी मददगार होगा आप लोग के लिए। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए में कुल फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन होंगे। तो 7 क्वेश्चन में आप लोगों को केवल 5 क्वेश्चन का जवाब देना, वो भी सरल लाइन में, यानी कि एक ही लाइन में। तो चलिए देखता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन क्या है, एक वाट को परिभाषित करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा वाट किसका एसआई मात्रक है। तो हमें आप लोग को पढ़ाया था एक वाट। सबसे पहले वाट जो होता है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। और हम लोग जानते हैं शक्ति इक्वल टू क्या होता है, यानी कि पावर क्या होता है, यानी कि शक्ति किससे कहते हैं, कार्य करने की दर को, यानी कि देखिए कार्य कार्य बाय समय, कार्य बाय समय को हम लोग बोलते हैं शक्ति, यानी कि किसी कार्य करने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं शक्ति। अब देखिए, हम लोग को इसका बोला एक वाट को, तो हम लोग जानते हैं कार्य कैसे मात्रा होता है, जूल, मैं जूल लिख दिया हूँ। और शक्ति समय का होता है फ्रेंड्स टाइम, क्या होता है, सॉरी समय का ऐसे मात्रा होता है सेकंड, क्या होता है सेकंड। अब देखिए मैं यहाँ से निकालता हूँ, अगर मैं निकालूंगा ना तो 1 जूल पर 1 सेकेंड। अब इसी को हम लोग बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं वाट। तो अगर बोलता है कि एक वाट का फुल फॉर्म, एक वाट को परिभाषित करें, तो 1 जूल प्रति 1 सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट। क्लियर है ना, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, इस फार्मूला को आप लोग डिफिनेशन आप लोग माइंड में रखिए। 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि देखिए किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल किया गया कार्य को वाट कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैं बताने आ रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को। सबसे पहले याद रखिए, एक हॉर्स पावर यानी एक एचपी इक्वल टू जो होता है 746 वाट होता है। इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को ये जानना पड़ेगा ध्वनि क्या है। ध्वनि एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ यानी कि जो किसी का भी दिशा में परिवर्तन लाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ध्वनि जो है ना एक अनुदैर्ध्य तरंग है। याद करने का तरीका देखिए, आधा धा लिखा हुआ ना तो इसलिए अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग को ये बोला ना कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताता हूँ, यांत्रिक तरंग उस तरंग को कहते हैं, यानी कि देखिए यांत्रिक तरंग। अब यहाँ पे आप लोग डिफिनेशन पढ़िए। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक प्रकार की स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसे उत्पन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग ताली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता होती है ना फ्रेंड्स ऊर्जा की ना। इसलिए फ्रेंड्स ध्वनि तरंगों को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। क्लियर है ना, तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि ध्वनि को लिख सकते हैं आप लोग ना, क्योंकि ध्वनि तरंग के रूप में चलती है, इसलिए ध्वनि को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। सिंपल वे में आप लोग लिखिएगा, क्योंकि ध्वनि, देखिए मैं लिखा हूँ, क्योंकि ध्वनि तरंग के रूप में चलती है इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। क्लियर है, और ध्वनि कैसा तरंग अगर बोलता है तो एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग है। और ये जो होता है ना, यह समांतर चलती है। क्या चलती है फ्रेंड्स, समांतर चलती है ये। ठीक है, और इसमें संपीड़न और विलयन का गुण होता है। एंड नेक्स्ट, S8 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है S8, यानी कि सल्फर है ये। क्या लिखिएगा, S8 है ये। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है देखने में तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ये S8 लिखा है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स S यानी होता है सल्फर। तो सल्फर के ये 8 परमाणु है। सल्फर में कितने परमाणु है, 8 परमाणु है। तो देखिए हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स 1 ग्राम सल्फर में कितना यूनिट होता है, 32 यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पे 8 दिया है। तो 32 को केवल 8 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना है, 256 ग्राम आ गया। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन तथा एक हाइड्रोजन, क्या लिखा है, एक हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम, एक यू हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो इसमें परमाणु की संख्या बोल रहा, तो जब भी आपको परमाणु की संख्या निकालने बोलेगा तो यानी मोल निकालना, हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बटा मोलर मास, ये होता है ना। तो इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर ना, आप लोग इसी फार्मूला को लिख दीजिए,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला, Na+1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, Na+1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाले। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, Na+ है, तो Na यानी होता है सोडियम, क्या होता है, सोडियम होता है। तो मैं निकालना चाहता हूँ सोडियम के लिए। तो हम लोग देखिए सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे। आगे मान लीजिए कि अगर बोलता है आप लोगों को सोडियम का निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो मैं निकालूंगा 2 8 1, यानी कि 2 8 1 10 1 11 गया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन क्या लिख रहा है, Na, देखिए Na है, इसके ऊपर प्लस का चिन्ह है। अगर मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल रहेगा, जितना प्लस रहेगा उतना आप लोगों को घटा देना लास्ट इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 2 और 8 केवल बचेगा, 2 और 8 केवल बचेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ना, यानी कि ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, 2 और 8 हुआ, क्लियर है ना। अब क्या हो रहा, अब इसी क्वेश्चन से बोला इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालें। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं इसके, अगर सोडियम का बोलते हैं, देखिए सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन Na+1 का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, क्लियर है ना। अगर सोडियम का बोलते हैं तो 1 हो गया, लेकिन Na+ का बोला तो 8 है। लेकिन मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता, देखिए यहाँ पे सिंपल में याद रखिए, ये आप लोग को आंसर लिखना होगा। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेगा तो 2 8 लिखेगा, और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेगा, Na+ है नहीं ये, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 8 ही होगा, लास्ट वाला पर लिखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ होंगे। मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाली एक तरह का संक्रामक रोग है, जो किससे होते हैं, तो मादा यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर से होते हैं। ये आप लोग पढ़ते होंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर से। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे कि मादा ही मच्छर क्यों काटते हैं, नर मच्छर क्यों नहीं काटती है। तो उसके पीछे रीजन ये होता है, आप लोग समझिएगा। आगे सबसे पहले यहाँ पे आंसर बताता हूँ, क्या हो रहा है, मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है। तो इसका देखिए मच्छर बोला ना ये, तो मलेरिया नामक जो बीमारी होता है वह मादा एनाफिलीज, मैं लिख देता हूँ, मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। अब ये इसलिए काटता है, मादा ही क्यों काटता है, इसलिए क्योंकि देखिए जन्म कौन देता है, मादा देता है। कौन देता है फ्रेंड्स, मादा देता है। तो मादा को जन्म देने के लिए उसको अंडे की ज़रूरत होती है। तो उसे अंडे के लिए जो ज़रूरत होती है, उसे खून की जरूरत, यानी कि उसे ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वह दूसरे को जब काटती है ना, तो उसे ऊर्जा मिलती है, इसलिए ऐसा होता है। एंड नेक्स्ट, इसी वजह से हम लोग मलेरिया क्या इसे हम लोग बोल सकते हैं, मलेरिया प्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने देखिए। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा, 2 असंक्रमण रोगों के नाम लिखे। 2 असंक्रमण रोग। तो देखिए असंक्रमण रोग उस रोग को कहते हैं जो किसी के द्वारा नहीं फैलता। जैसे पहला लिख सकते हैं आप लोग चेचक, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, चेचक लिख सकते हैं, उसके साथ साथ हैजा लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिख सकते हैं, टीबी लिख सकते हैं, है ना, या फिर और क्या लिख सकते हैं, हड्डी टूटना, ये सब लिख सकते हैं आप लोग असंक्रमण रोग। एंड नेक्स्ट, अब आ गए ग्रुप बी में। तो आप लोगों में बताना चाहता हूँ, ग्रुप ए में कुल 7 क्वेश्चन था, 7 में से आप लोग केवल 5 का जवाब देना था। चलिए अब ग्रुप बी में चलता हूँ बढ़िया से। तो ग्रुप बी सेक्शन बी, तो सेक्शन बी की ओर मैं आता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए एक लैंप है, क्या फ्रेंड्स, एक लैंप है जो 10 सेकेंड में, यहाँ पे आगे समय दिया, देखिए टी दिया आपको 10 सेकेंड, कितना दिया फ्रेंड्स, 10 सेकेंड दिया। और उसके साथ साथ जो इसको वर्क दिया, यानी जूल, जब भी वर्क देगा यानी कि जूल में है तो वर्क हो गया, तो ये दिया फ्रेंड्स 1000 जूल, कितना दिया, 1000 जूल दिया हुआ। तो बोला ना इसमें कितनी शक्ति होगा, तो हम लोग जानते हैं पी का फार्मूला, पी यानी कि होता है फ्रेंड्स शक्ति होता है, तो पावर इक्वल टू होता है W/T होता है, ये फार्मूला को हम लोग जानते हैं। तो W का वैल्यू देखिए आप लोग ध्यान से 1000 है, और T का वैल्यू 10 है। तो इससे मैं अगर सॉल्यूशन करता हूँ ना, तो 100 वाट आएगा, क्या आएगा, 100 वाट इसका आंसर, क्लियर है। एंड नेक्स्ट, इसे कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप लोगों को सिंपल वे में याद रखना, पावर का जो फार्मूला होता है W/T होता है, आपको समझ में आ गया ना। तो W का वैल्यू है 1000, क्या है 1000 है, और T का वैल्यू है 10 है। अगर इसे आप लोग काट छाट करते हैं तो 100 आ जाएगा, और इसका ऐसे मात्रा होता है, पावर का वाट होता है, तो 100 वाट ले देंगे। एंड नेक्स्ट, तरंगदैर्ध्य को परिभाषित करें। तो तरंगदैर्ध्य होता क्या है, सबसे पहले देखिए हम लोग आप लोग को पहले वीडियो में बताया था। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये मान लीजिए कोई माध्यम है, इस माध्यम में किसी भी, देखिए ये आप लोग का ये तरंग जा रही है, क्लियर है ना। तो देखिए 2 लगातार, देखिए ये इसे बोलते हैं, सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसको बोलते हैं सरंग, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सरंग। देखिए ऊपरी पार्ट्स को ना बोलते हैं सरंग, लिख देता हूँ मैं सरंग, और निचली पार्ट्स को बोलते हैं गर्त, क्या बोलते हैं, गर्त। तो 2 लगा, ये भी सरंग है, ये भी सरंग है, नहीं तो एक और ये गर्त है, ये भी गर्त है। तो 2 लगातार सरंगों के बीच की दूरी को, 2 लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी, या फिर 2 लगातार गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग
क्या तरंगदैर्ध्य कहते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड। देखिए यानी कि देखिए इसके और इसके बीच में ये क्या आ गया, ये तरंगदैर्ध्य, इसके बीच में ये क्या है, तरंगदैर्ध्य। क्लियर ना। या फिर आप लोग लिख सकते हैं दो लगातार सुरंगों एवं दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। अब इसे लैम्डा, इसे बोलते हैं लैम्डा, इसे लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। और इसके ऊपरी पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सुरंग और निचली पार्ट्स को बोलते हैं गर्त। क्लियर ना। अब तरंगदैर्ध्य का ऐसा ही मात्रा बोल रहा, तो तरंगदैर्ध्य का ऐसे मात्रा होता है मीटर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर। इसे कैसे निरूपित करते हैं, तो इसे लैम्डा द्वारा निरूपित करते हैं। और आप लोग देखिए मैं बना हुआ, आप लोग शो कर सकते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ सिखाने के लिए मैं आया हूँ। देखिए तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में फ्रेंड्स, 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, देखिए अणुओं की संख्या यानी कि आप लोग को एन निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, एन निकालना है। तो देखिए बड़ा एन निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है आप लोग को जानिए, एन इंटू एन ए होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे बना हुआ, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ऑक्सीजन है ये, तो O2 कितना ग्राम दिया, यानी कि इसका जो M होता है वो दिया 8 ग्राम। क्लियर है ना। अब आप लोग को पता होगा इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 नहीं कितना आ गया, 32 ग्राम आ गया। तो हम लोग यहाँ से मोल निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मोल का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को पढ़ाए थे मैं, M/M होता है। तो ये M का वैल्यू 8 दिया ऑलरेडी, और ये बड़ा M का वैल्यू मैं 32 लाया। तो इससे अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो 0.25 आएगा। कितना आएगा, 0.25। ये N का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल, अणुओं की संख्या निकालना। क्या निकालना, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बोलते हैं एन, तो ये एन का वैल्यू जब निकालते हैं तो मोलों की संख्या गुना अवगाद्रो की संख्या, तो अवगाद्रो की संख्या का एन ए बोलते हैं। तो ये एन का संख्या आप लोग देखे होंगे 0.25 आया था, और ये एन ए का संख्या जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो आंसर आएगा आपका 1.51 इंटू 10⁻23 आएगा। क्लियर है। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग कन्फ्यूजन होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में के द्रव्यमानों का ज्ञात करें। तो 5 मोल नाइट्रोजन, 5 मोल नाइट्रोजन। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला याद करना होगा। देखिए ये मोल का फार्मूला जो होता है ये M/M होता है। क्लियर है ना। तो देखिए मैं आप लोगों को फिर से बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले फ्रेंड्स ये M है, तो ये N का वैल्यू कितना दिया, देखिए 5 दिया मोल। आधी बातें समझ में ना, बिल्कुल। ये M, तो ये M का वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों के सामने निकालना है ये। ठीक है। और ये M हम लोग जानते हैं कि सोडियम का कितना होता है 7, 7 दूनी कितना होता है 14। अब हम लोग M निकालते, 14 पर कितना आ गया 70। क्लियर हो गया होगा, 70 ग्राम आंसर हो गया इसका। ये मोलिकुलर मास आप लोग को निकालना पड़ता है, ये कहीं कहीं दिया हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट, तो इसी में इस क्वेश्चन को भी है, तो इसे अभी आप लोग को मैं बता ही देता हूँ कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स जब भी इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन आता है, इस टाइप से अगर दिया रहता है, तो इसमें ये जो वैल्यू होता है ध्यान से सुनिएगा, यानी यहाँ पे मोलों की संख्या जब निकालेंगे ना, तो इसमें आप लोगों को निकालना परमाणु की संख्या निकालना। तो इसके लिए आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए बोला ना, तो इसमें जो दिया हुआ है 3.011 गुना 10⁻23 दिया हुआ है, उसको आप लोग 6.022 इंटू 10⁻23 से गुना कर दीजिएगा। और सोडियम का होता है कितना 14, तो इससे सॉल्यूशन करिएगा तो 7 ग्राम आ जाएगा आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। किसी तत्व के परमाणु में कुल 11 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन फ्रेंड्स, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो उस परमाणु का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता कितनी होगी। सबसे पहले देखिए, अब मैं आप लोग को बताता हूँ परमाणु संख्या निकालना है। तो याद रखिएगा किसी तत्व का परमाणु संख्या जो होता है, यानी परमाणु संख्या जो होता है ना, वह प्रोटॉन की संख्या होता है। क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो आप लोग गौर से देखिए, यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितना थी 11, तो यहाँ पे परमाणु संख्या भी जो होगा ना वही 11 हो जाएगा। क्या होगा 11। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, कितना आ गया 11। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही हो गया आप लोग का परमाणु संख्या, और इतना ही आप लोग का इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए न्यूट्रॉन हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स, देखिए द्रव्यमान संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से लिखते हैं। क्या होता है ए, तो ए का जो फार्मूला होता है P+N होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, P+N होता है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आप लोग कुछ भी नहीं कीजिएगा। तो प्रोटॉन की संख्या दी 11 और न्यूट्रॉन की संख्या ऑलरेडी 12 दिए हो, तो आप लोग इसको ऐड कर दीजिए। कितना है 23। तो 23 आपका आ गया परमाणु द्रव्यमान। देखिए मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका परमाणु द्रव्यमान हो, यानी द्रव्यमान संख्या जो हो गया वह 23 आ गया। कैसे लाया हूँ, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को मैं ऐड कर दिया हूँ। क्लियर है। अब परमाणु संख्या बोलेगा तो जितना प्रोटॉन संख्या होता है उसे मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट बोला इसका संयोजकता निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 11 है, तो 11 में क्या आता है सोडियम आता है। सोडियम को 281 लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 281 लिखा हूँ।
तो इसका लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए एक है, तो इसका संयोजकता भी कितना आ गया, एक हो गया। क्लियर ना। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओजोन परत क्या है। तो सबसे पहले ओजोन परत क्या है, देखिए ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होता है। यानी कि देखिए ओजोन परत क्या है, ओजोन परत वायु पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो प्रायः समताप मंडल के भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप लोग को ये भी ध्यान रखिए ना, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सा गैस पाई जाती है फ्रेंड्स, ओजोन गैस, जिसका आणविक सूत्र होता है O3 होती है। अब ये जो परत है ना, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमारे पास आने से बचाती है, जिसकी वजह से हम लोग को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसे बीमारी से हम लोग बचते हैं। क्लियर है ना। अब क्या हो रहा है, इसके परत में छिद्र होने के क्या कारण है। तो इसके परत में छिद्र होने के निम्नलिखित कारण जो लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। पहला क्या लिखा, देखिए वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से विद्यमान नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, यानी कि देखिए वायुमंडल में आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है। फिर देखिए ज्वालामुखी के विस्फोटों से निकली क्लोरीन, अब याद रखिएगा ज्वालामुखी के विस्फोट से कौन सा गैस निकलता है, क्लोरीन गैस निकलती है। बमों के विस्फोट से निकली गैस, परमाणु केंद्रों में उत्सर्जित विकिरण या मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं इसके हानिकारक के पीछे रीजन ये है ना, हम लोग जितना मानव क्रियाकलाप जैसे कि फैक्ट्री का यूज करते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, या फिर हम लोग घर में आप लोग भी यूज करते होंगे, रेफ्रिजरेटर यूज करते होंगे, है ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी चीज़ सामान यूज करते हैं, एसी कूलर वगैरह का यूज करते होंगे ना। तो ये सबसे जो गैस निकलता हुआ गैस निकलता CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ऊपरी परत में जाकर, यानी कि ओजोन परत में जाकर ओजोन परत को छिद्र कर दे रहा। ठीक है, ये होता है इसका। एंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा आप लोगों के सामने देखता हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता स्थिति बताइए, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियाँ बताएं। आप लोग बताइए, स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। देखिए किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा तब होता है जब वह सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो एवं शारीरिक एवं मानसिक सभी कार्य प्रभावी ढंग से करता हो। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग के सामने एक व्यक्ति को है और उसका देख रहे फिजिकल काफ़ी बढ़िया है, यानी कि वो शारीरिक रूप से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसका मेंटेलिटी डाउन है या फिर वो समाज से काफ़ी अपशब्द है, तो उससे हम लोग अच्छे स्वास्थ्य नहीं कर सकते हैं। एक देखिए सबसे पहले एक गुड हेल्थ, यानी एक अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं। देखिए एक स्वास्थ्य व्यक्ति उस व्यक्ति को कहेंगे जो शारीरिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए। देखिए शारीरिक रूप यानी कि शारीरिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ मानसिक रूप, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मानसिक रूप से। जैसे कि अभी आप लोग हमारा पढ़ाई कर रहे होंगे यूट्यूब से, तो आप लोग का शरीर तो मेरे पास है, यानी कि शरीर आप लोग बस मोबाइल में है। ठीक है, यानी आप लोग का हाथ पास क्या है, मोबाइल है, लेकिन आप लोग का मन कहाँ पे, हमारी आवाज़ पे। आप लोग सुन रहे होंगे हम किस टाइप से पढ़ा रहे हैं। यानी कि आप लोग का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों चीज़ अगर आप लोग का सही संतुलन रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि आप लोग एक स्वस्थ व्यक्ति है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक का संतुलन ही एक अच्छा व्यक्ति कहलाता है। तो उसके लिए क्या आवश्यक हो सकता है, देखिए सबसे पहले इसके लिए आवश्यक है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट खाना चाहिए। आप लोग जो भोजन करते हैं उससे बैलेंस होना चाहिए। अर्थात फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखिए वैसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो देखिए वैसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, प्रोटीन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित आहार कहलाता है। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो ऐसे भोजन जिसमें आप लोग को कार्बोहाइड्रेट, देखिए मैं बताता हूँ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, सभी अवेलेबल होते हैं, उसे बोलते हैं संतुलित आहार। ठीक है, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये संतुलित आहार क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, शरीर में हड्डियों को मजबूत करते हैं, हमें बीमारियों से मुक्त करते हैं, ऐसा होता ही है। और यह रोग से लड़ने के लिए क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप होता है वह ग्लूकोज होता है, ये भी लिख दीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, वसा का जो सबसे छोटा रूप होता है वसी अम्ल होता है। प्रोटीन का जो होता है वो आप लोग खुद बताइए, प्रोटीन का सबसे छोटा रूप क्या होता है, आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को पढ़ाया था। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्रोटीन के सबसे छोटे अणु को क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग का मैं जवाब देखता हूँ क्या लिखता हूँ। वैसे उसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, NH2COOH होता है। अब आप लोग बताएं क्या होता है, लेकिन मैं ही बता दी, अमीनो अम्ल। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वस्थता, एक अच्छे स्वास्थ्य होने के लिए क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य होना चाहिए। देखिए स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सुबह सुबह एवं देखिए सुबह एवं भोजन के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए, रोजाना स्नान करनी चाहिए तथा साफ कपड़ा पहनना चाहिए। आप फटा कपड़ा पहन लीजिए लेकिन साफ कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है, नाखून को काटना
खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना, ये सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वच्छ भोजन एवं जल, हमें हमेशा स्वच्छ भोजन करना चाहिए एवं शुद्ध, देखिए रोग उत्पन्न ना करने के लिए सूक्ष्म जीवों में रासायनिक पदार्थ भोजन एवं जल के तो आसानी से प्राप्त होते हैं, तो हमें स्वच्छ भोजन एवं जल प्राप्त करनी चाहिए। व्यायाम, एक्सरसाइज तो हमें डेली करना चाहिए, यानी योगा हम लोग को करनी चाहिए। देखिए एक्सरसाइज एंड रिलैक्सन, व्यायाम, देखिए सबसे पहले योगा फॉर वेलनेस, या फिर देखिए योगा फॉर वेलनेस, इस चीज़ को याद रखिए। योगा कीजिए आप लोग ने तो अपने अपने शरीर को डेली कुल कुछ मिनट प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, इससे आप लोगों का संतुलित आहार होगा, बल्कि मानसिक मजबूत होंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब होते हैं आप लोग का अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब ये था क्वेश्चन हमारे कुल ग्रुप बी का। तो ग्रुप बी में कुल आप लोगों को 5 क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप सी में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ये। तो देखिए कुछ कटा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बुक से बता देता हूँ क्या लिखा हुआ ग्रुप सी सेक्शन से। इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को 3 प्रश्न का उत्तर देना है। कितना देना है? 3 देना है। तो देखिए आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य का व्यंजक ज्ञात करें। तो देखिए मैं उतना नहीं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले कार्य के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स कार्य क्या होता है? कार्य जो होता है ना, देखिए सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया था क्लास 9 में, कार्य होता है बल गुना विस्थापन, यानी लिख सकते हैं कार्य जो होता है ना, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ये हो गया कार्य। अब इसका SI मात्रक, तो देखिए मैं SI मात्रक निकालने का तरीका सिखाया था। तो बल का हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और ये आप लोग का हो गया डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है, तो विस्थापन क्या होता है? मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर वर्ग का ऐसा मात्रक होता है। और यही न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं 1 जूल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? 1 जूल। अगर बोले 1 जूल को डिफाइन करें तो 1 न्यूटन 1 मीटर को बोलेंगे 1 जूल। क्लियर है ना? तो इसका ऐसे मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं या फिर 1 जूल भी लिख सकते हैं। अब 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्घ भी होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य का व्यंजक ज्ञात करें। तो देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब देखिए विस्थापन, यहाँ पे 3 कंडीशन में आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ाया था, लेकिन रिकॉल कीजिए आप लोग मेरे साथ होता हूँ। एक होता है फ्रेंड्स विस्थापन की दिशा में, देखिए एक होता है विस्थापन की दिशा में, यानी मैं इस टाइप से कर रहा हूँ। एक होता है इसका अपोजिट डायरेक्शन, एक होता है लंबवत, यानी परपेंडिकुलर लगेगा। तो देखिए परपेंडिकुलर यानी इस टाइप से लगेगा। तो जब भी विस्थापन में रहेगा तो उसका फार्मूला होगा F गुना S गुना कॉस थीटा होता है, या FS कॉस थीटा लिख सकते हैं। नहीं तो सिंपल वे में आप लोग FS खाली याद रखिएगा। जब विस्थापन की दिशा में तो FS केवल लिखिएगा, और विस्थापन के विपरीत दिशा में ना तो -FS लिखिएगा। लेकिन वही परपेंडिकुलर रहेगा यानी लंबवत रहेगा तो आप लोग इसका हो जाएगा 0। क्लियर है ना? यानी कि अगर 180 डिग्री का एंगल बनता था तो माइनस में आएगा। 0 डिग्री में फ्रेंड्स आप लोग का FS केवल आता है, ये पॉजिटिव होता है। और अगर 90 डिग्री का एंगल कहीं बनता था तो 0 होता था। क्लास 9th याद आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए क्वेश्चन आ गया, ये आप लोगों के लिए काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। तो लिखिए 1500 केजी द्रव्यमान की एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप लोग छाटने का प्रयास करें। देखिए एम मैंने मास कितना दिया है? 1500 केजी दिया है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे शुरू में वेग कितना था? 30 था, और लास्ट में 60 हो गया। तो प्रारंभिक वेग को हम लोग बोलते हैं u। तो u कितना दिया है? 30 किलोमीटर पर घंटा दिया। अभी कितना दिया? 60 किलोमीटर पर घंटा दिया। इतना दिया ना, तो हमें कुछ नहीं पता, केवल एक ही चीज़ पता है, इसका सॉल्यूशन के तरीका। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में एक ही वर्क करना है आप लोगों को। ये जो देखो u का वैल्यू कितना दिया? 30 किलोमीटर पर घंटा। तो हम लोग सबसे पहले किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, यानी 30 को हम लोग फ्रेंड्स 5/18 से गुना करेंगे, क्यों? ताकि मीटर पर सेकंड में बदलें। तो इसे अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो इसे आप लोग काट छाट के आंसर लाते हैं तो 8.33 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार आप लोग को भी निकालना है। तो भी का वैल्यू दिया आप लोग का, देखिएगा 60 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। तो इसे भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसे हम लोग कितना से गुना करेंगे? 5/18 से। तो इससे अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, यानी इसे अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं ना, तो इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं आप लोग तो आएगा 16 पॉइंट, यानी फ्रेंड्स 16.67 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है ना? लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना, हम लोग कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वे में एक ही चीज़ यूज करना है। देखिए हाफ MVS को गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? K हाफ MVS² होता नहीं है, तो हाफ लिख देंगे mv²। तो अब देखिए इसमें तो हाफ लिख देंगे, ये m का वैल्यू कितना था? 1500 kg था। अब v², तो ये v² के लिए अगर हम लोग कहेंगे ना, सबसे पहले ये बड़ा v² देखें, फिर u², यानी कि यहाँ पे लिखेंगे v² - u²।
इस टाइप से आप लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो फाइनली तौर पे इसका जो आंसर आएगा 156375 जूल आएगा आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, देखिए कुछ लगता है ये प्रॉब्लम हुआ है PDF बनाने में, तो देखता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे क्वेश्चन ये लग रहा आएगा आप लोगों के पेपर में। देखिए अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों के बीच 3 अंतर लिखे। मैं आगे पढ़ देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के इर्द गिर्द गति करते रहते हैं, अर्थात इसमें जो दिशा होती है वह लंबवत होती है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है ना। देखिए इसमें सुरंग एवं गर्त उत्पन्न होती है एवं आगे बढ़ती है। यह तरंग द्रवित हो सकती है। क्या होती है फ्रेंड, द्रवित हो सकती है। वही इसका पोजीशन बात करें तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग, ये जो था ना, ये देखिए अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम के कण मध्य इस दिशा में कंपन करते, इसमें संपीड़न विलयन होते हैं, यह द्रवित नहीं होते हैं। अब देखिए मुझे तो पता नहीं चलता है क्या लिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पर अनुप्रस्थ तरंग, देखिए अनुप्रस्थ तरंग आप लोगों को किसे कहते हैं। देखिए प्रास होता है प्रकाश, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें, देखिए ये आप लोग को ये आप लोग को डायग्राम याद करना है इस टाइप से। यानी फ्रेंड्स देखिए ये होता है सुरंग, देखिए ऊपरी पार्ट्स, देखिए यानी कि फ्रेंड जिसमें ये ऊपरी पार्ट्स को बोलते हैं सुरंग। क्या बोलते हैं, सुरंग। यानी जिसमें सुरंग एवं गर्त होती है, सुरंग एवं गर्त होती है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो लिख सकते हैं वे तरंग जिसमें सुरंग एवं गर्त होती है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। उसके साथ साथ अनुप्रस्थ तरंग प्रायः लंबवत होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, लंबवत होती है। इसे भी आप लोग लिख सकते हैं लंबवत होती है। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्रा से प्रकाश लिख सकते हैं। और इसमें तरंग जो होता है ना ध्रुवित होते हैं, ध्रुवित होते हैं। अब बात करें हम लोग, अगर बात करते हैं अनुदैर्ध्य का, तो अनुदैर्ध्य तरंग देखिए सबसे पहले ये जो तरंग होती है ये जो तरंग समांतर चलती है जैसे ध्वनि। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए कभी संपीड़न होगा, देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। कभी संपीड़न होगा तो कभी विरलन होगा। फिर देखिए कभी संपीड़न होगा, मान लीजिए संपीड़न है, ये सब संपीड़न है, ज़्यादा वाला संपीड़न है। फिर क्या होगा, विरलन हुआ, ये क्या होगा, विरलन हुआ। फिर क्या हो रहा है, ये संपीड़न है, ये संपीड़न हो गया आपका, तो ये क्या हो गया, विरलन हो गया। यानी इसमें संपीड़न विरलन, ये संपीड़न हो गया, विरलन, संपीड़न विरलन, यानी इसमें संपीड़न विरलन होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग में। और ये जो होती है समांतर चलती है, क्या चलती है, समांतर चलती है। और इसमें तरंग ध्रुवित नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्वनि। क्या है इसका, ध्वनि। आप लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग को फिर से मैं बताता हूँ। देखिए प्रा से प्रकाश, अथवा से ध्वनि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से संबंधित आवृत्तियों का प्रास क्या लिखें। प्रास क्या होता है, हाइस्ट माइनस लोवेस्ट। तो अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, यानी इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक उस ध्वनि तरंग को कहते हैं जिसे हम लोग अवश्रव्य, यानी जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं, अर्थात छोटे छोटे जीव जिसे सुनने के लिए प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। तो इसका जो हैटर्ज होता है वह 0 से लेके 20 हैटर्ज के बीच में होता है, इसका पारस होता है। क्लियर है। पराध्वनि, तो पराध्वनि का जो होता है ना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग चमगादड़। ठीक है, और इसका बिल्ली वगैरह लिख सकते हैं, कुत्ता वगैरह। तो ये था, हम लोग जो सुनते हुआ श्रव्य ध्वनि होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स, श्रव्य ध्वनि। अब श्रव्य ध्वनि का अगर बोले परास क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे 20 हर्ट्ज से कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज होता है। तो ये तीनों आप लोगों को दिमाग में ऐड हो गया होगा या रिविजन हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिक मॉडल क्या था। सबसे पहले देखिए देखिए आगे आप लोग यहाँ मान लीजिए परमाणु लिखते हैं, तो आप लोग यहाँ गौर कीजिए। देखिए एक चीज़ मैं ट्रिक सिखाने आया हूँ। यहाँ पे परमाणु लिख रहा हूँ। अब देखिए पा से परमाणु, रा से रदरफोर्ड, यानी परमाणु का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। अब देखिए रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक की मॉडल क्या था, देखिए आप लोग पढ़ लीजिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। यानी इसका कहने का अर्थ है ना, कोई भी परमाणु है तो इसके जो केंद्र होता है वह धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। यानी कि रदरफोर्ड ने ये कहा था ना, परमाणु का जो केंद्र होता है वह धनावेशित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। और एक परमाणु का लगभग पूरे द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ता मार्ग में होता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स समझिएगा आप लोग, ये मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये नाभिक है, ये नहीं तो समझ में आ रहा। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से सीखना आप लोग को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। मान लीजिए फ्रेंड्स ये आप लोग केंद्र है ये। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, और छोटा लो भाई। देखिए ये समझिएगा। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो नाभिक है इसमें आप लोग का प्रोटॉन रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स, प्रोटॉन रहेगा। तो मैं प्रोटॉन को ज़्यादा कुछ नहीं
प्लस कर दिया हूँ, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं नाभिक। अब इसके जो बाह्यतम कक्षा में इसे जो चक्कर उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना, तो वो बोला है। उसके साथ साथ देखिए ये था नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसका ये कहना था। अब देखिए अब उसके बाद आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी? नील्स बोल रहे हैं उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का एक नया मॉडल बताया। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि उसमें परमाणु के अस्थायित्व का पता नहीं था। जब कोई आवेशित कण त्वरित होता था तो ऊर्जा विकिरित होता था, जिसके कारण उसकी कक्षा में ऊर्जा की कमी होती थी और आकार में संकुचन होता था, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। तो नील्स बोर उसके बाद आए, कौन आए फ्रेंड्स? नील्स बोर। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था ना, देखिए उसका क्या करना था, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन का विविध कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसकी विकिरण नहीं होती, ये कहना था उसका। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये थियोरिटिकल मैं नहीं समझाने के लिए हूँ, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बताने के लिए हूँ, तो बिल्कुल आप लोग मुझे विश्वास आप लोग समझिएगा। तो देखिए बोर्स के बारे में बताता हूँ, यानी कि बोर ने रदरफोर्ड के नियम को हटाया था, यानी उसकी कमियों को दूर किया था, उसका उन्होंने अपना कंसेप्ट बताया। तो इनका कंसेप्ट क्या था आप लोग हमसे समझिए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कोई भी जो तत्व होता है एक नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। अब देखिए नाभिक के चारों जो चक्कर लगाता है उसका उन्होंने नाम दे दिया था, ऑर्बिट नाम दिया था। क्या बोला था फ्रेंड्स? ऑर्बिट। तो देखिए ये प्रथम कक्षा तो उसका नाम दे दिया के, इसका नाम हो जाएगा एल, इसका नाम हो जाएगा एम, अगर नेक्स्ट होगा तो उसका नाम एन दे देंगे, फिर होगा तो ओ दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई भी तत्व किसी कक्षा के एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट कहते हैं, यानी कक्षा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसके लिए एक फार्मूला दिया था 2n²। क्या दिया था फ्रेंड्स? 2n² दिया था। अब अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, देखिए 2n², तो पहला कक्षा में अगर सॉल्यूशन करते हैं 2, तो n के अपन 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। तो देखिए अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं 2, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो कितना आ गया? 2। तो यानी पहला कक्षा के में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। उसी प्रकार मान लीजिए एल में आते हैं, तो एल में देखिए 2 लिखेंगे, ये एन के यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 दूनी कितना? 8। इसी प्रकार फ्रेंड्स 2n² दे देना ना ये, तो देखिए 2n² है ये। तो अब अगर मान लीजिए तीसरा कक्षा लेते हैं, n = 3 लेंगे, तो 2, ये n के हम लोग 3 पुट कर दिए। अब 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करें। अब देखिए 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो कितना आ गया? 18। तो इस प्रकार अगर आप लोग निकालते हैं बोर्स के नियम के अनुसार, तो देखिए कक्षा होता है के एल एम एन ओ। मान लीजिए ओ तक मैं कक्षा लिया हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, देखिएगा, यानी फ्रेंड्स मान लीजिए कि मैं कक्षा लिया हूँ, देखिएगा 4 कक्षा लिया हूँ। कौन कौन से लिए आप लोग के सामने बताने का प्रयास कर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स मैं जो कक्षा लिया उसका नाम लिखा हूँ के, फिर लिया हूँ एल, फिर लिया हूँ एम, के एल, यहाँ पे एन लिया हूँ, 4 कक्षा लिया हूँ। तो के कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2। एल में 8, कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। कितना हो सकता है? 8। एम में 18, एन में 32, ये याद कर सकते हैं। ओ रहेगा तो 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग फार्मूला बेस्ड बना सकते हैं 2n² से, ये उन्होंने बोले। उनके साथ उन्होंने ये बोला ना किसी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11। अब मैं निकालता हूँ तो 2, 9, अगर मैं 2, 9 लिखता हूँ तो आप लोग को ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको तोड़ने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा 2, 8, 1 लिखना पड़ेगा, यानी 8 के बाद ही आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा, ये कहना था नील्स बोर का, जो वर्तमान समय भी चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बोर मॉडल ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए आता हूँ मैं नेक्स्ट, संक्रमण रोगों को फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं आवश्यक है? विद्यालय में, हाँ विद्यालय के आप लोग घर में भी होना चाहिए। देखिए तो संक्रमण रोग किसे कहते हैं? वैसे रोग जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में पूरा फैलते हैं, उसे बोलते हैं संक्रमण रोग। जैसे क्या चल रहा है? कोरोना वायरस, ठीक है। तो देखिए इससे बचने के लिए पहला क्या करना चाहिए? भीड़ भाड़ कम करके रखना चाहिए, स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध करा कर करना चाहिए, विद्यालय परिसर में स्वस्थ होकर रहना चाहिए, खांसते और छींकते समय रुमाल का उपयोग करना चाहिए। तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आज के ज़माना में अगर हो सकता है संक्रमण रोग से बचने के लिए, तो सिंपल बात हम क्या बताएं पता है आप लोगों को? जो आप लोग भी पहने होंगे, यानी कि आप लोग को मास्क पहनना का चाहिए। संक्रमण रोग से बचने के लिए सबसे मेनली उपाय ये है कि हमें हमेशा प्रतिदिन, यानी कि भीड़ भड़ा के इलाके में हम लोग जाते हैं तो मास्क का यूज करना चाहिए।
ठीक है, और सैनिटाइज़र का यूज करना चाहिए। उसके साथ साथ हमेशा हमें अपने हाथों को साबुन से हाथ धोनी चाहिए। इस टाइप का हम लोग को यूज करना चाहिए। ये हो सकता है संक्रमण रोगों से बचने का उपाय। क्लियर है ना? आप लोग इससे काफ़ी रूबरू हुए होंगे इस समय कोरोना के काल में। तो ये आप लोग के आंखों के सामने जीता जागता हुआ उदाहरण है। तो इसे याद नहीं करना, आप लोग को अपने लाइफ का एक्सपीरियंस को इसमें आप लोग को लिख देना। संक्रमण रोग क्या होता है? कोरोना एक संक्रमण रोग है, इसके बचाव के लिए आप क्या किए, ये सब पूरे आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। अगर आपके सामने कोई छींकता भी है ना, तो आप उसके सामने छींकते हैं ना, तो अगर रहते हैं ठीक है, लेकिन आप उसे बोलिए रुमाल का यूज करने के लिए, क्योंकि रुमाल यूज करेगा तो सही है, क्योंकि उसमें वायरस होता है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन चक्र का आरेख बनाने का व्याख्या करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, चक्र क्या होता है? देखिए, नाइट्रोजन चक्र, देखिए नाइट्रोजन चक्र यानी चक्र यानी होता है घूमना, यानी यहाँ से गए फिर यहीं पे आ गए, इसको बोलेंगे चक्र। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, देखिए सबसे पहले समझिएगा नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र का डिफिनेशन क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग, नाइट्रोजन चक्र देखिए, वायुमंडल की 78% यानी कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन फ्रेंड्स? 78% है, 78% है। तो वायुमंडल की 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। कौन सा भाग है? 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए और कुछ विटामिन तथा दूसरे यौगिक में भी पाया जाता है। यानी कि नाइट्रोजन जो है ना, सबसे पहले फ्रेंड्स नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया था। किसमें पाया था? प्रोटीन में। न्यूक्लिक एसिड में यानी कि आरएनए में पाई जाती है। उसके साथ डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोजेन न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। उसके साथ साथ कुछ विटामिन में पाए जाते हैं या कुछ यौगिक में पाए जाते हैं। तो ये सभी में पाए जाते हैं, जैसे यूरिया वगैरह हो गया। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कुछ स्वतंत्र रूप में रहते हैं। स्थिरीकरण नहीं रोकना। कुछ बैक्टीरिया द्विबीजपत्री जैसे पौधों के लिए स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं, जैसे लेग्यून बीज हो गया, है ना। फिर देखिए क्या लिख रहा है, देखिए बिजली चमकने के दौरान हवा में पैदा हुआ उच्च ताप। जब बिजली चमकता है, अभी अब बरसात का समय चल रहा होगा, शायद आप लोग एग्जाम देंगे ना तो उसमें बारिश भी होगा। तो देखिए क्या लिख रहा है ना, बिजली चमकने के दौरान हवा में पैदा हुआ उच्च ताप, यानी कि आप लोग के समय आप लोग को पता होगा बारिश का समय चल रहा हो, तो बिजली जब चमकता है ना, तो हवा में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। यानी कि जब बिजली चमकता है ना, तो हवा में पैदा हुआ उच्च ताप जो ना, ताप तथा दाब नाइट्रोजन को ऑक्साइड में बदल, यानी कि जो नाइट्रोजन है वह ऑक्साइड बनता है, यानी कि N2O बन जाता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? N2O बनता है। जो पानी बनता है, जो पानी ऑक्साइड यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड से घुलकर नाइट्रिक एसिड बनता है, यानी कि ये जो है ना H2O से मिलता है। किससे बनता है फ्रेंड्स? H2O से मिलता है। अब इससे बनने के बाद नाइट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? नाइट्रिक एसिड बनता है। वर्षा के साथ ये भूमि, क्या लिखा? वर्षा के साथ ये भूमि की सतह पर गिरते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। पौधे नाइट्रेट्स को प्राप्त कर इसे अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए ये रूप दिया हुआ है, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो चलिए ये बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग को जितना बनाने का था, मान लीजिए इसमें आता 3 क्वेश्चन लिखने के लिए, तो आप लोग बना सकते हैं, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप लोग को मैं पूरे एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास किया था इस चैप्टर को। तो फिर से मेरा वही थॉट्स रहेगा, क्या है, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। यानी फ्रेंड्स आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए या ना जाए वो अलग बात है, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कीजिए ये तो गलत बात है। इसलिए आप लोग अपना आराम से, हो चुका होगा आगाज युग का, रंग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी रगों में है मेहनत जारी। यानी फ्रेंड्स आप लोग अपना मेहनत करते रहिए। आप लोग को मैं जो पढ़ाऊँगा आप लोग को एग्जाम में आएगा तो आएगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छा करते लीजिए। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त को बेकार ना कर, अभी भी वक्त है, वक्त को बेकार ना कर। खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।